नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें हम ज्योग्राफी भी समझेंगे, हम एनवायरमेंट इकोलॉजी भी समझेंगे, हम इकोनॉमिक्स भी समझेंगे, थोड़ी थोड़ी साइंस भी उसमें आने वाली है और इंटरनेशनल रिलेशंस तो है ही। हम बात करेंगे फेल्ड और फोर्ड की। अब आप कहोगे सर ये तो फेल्ड जेल्ड लिखा हुआ है, मेरे को भी ऐसा ही लगता था, बट दिस इज फेल्ड, दिस इज फ्योर्ड। इसकी बात करेंगे, द ग्रेट ऑक की बात करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, साथ में बात करेंगे वहां के वाइस प्रेसिडेंट की भी। अरे क्या बात हो रही है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीनलैंड की। अब ग्रीनलैंड की बात जब आती है तो सबसे पहले बात मैं चाहता हूं यहां से शुरू हो, द ग्रेट ऑक। द ग्रेट ऑक को जब आप सर्च करेंगे तो आपको इनकी फोटो वोटो मिलेगी, और इनके नाम के नीचे ये वाला जो इनका नाम है, इनके नाम के नीचे ऐसे एक सिंबल लिखा होगा EX, और EX के ऊपर ब्लैक कलर का गोला लगा होगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन मेरे को अच्छे से याद है, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये एग्जाम में कि किसी के EX लिखा है और किसी के ये लिखा हुआ है कि EW, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो याद रखना, EX का मतलब होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त, हिंदी में कहते हैं विलुप्त। और EW का मतलब क्या होता है, EW होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तो होता क्या है, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि एक IUCN नाम की संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये IUCN हर साल एक बुक निकालती है जिसको हम बोलते हैं रेड डेटा बुक या रेड डेटा लिस्ट। अब ये जो बुक आती है इसमें एनिमल्स की अलग 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 कैटेगरी होती हैं। तो उन कैटेगरीज के अंदर जब कोई एनिमल जंगल में खत्म हो गया और सिर्फ या तो जू में बचा है, या कहीं कोई लेबोरेटरी में बचा है, या कोई ऐसी ही कहीं जगह पे बचा है जहां इंसानों ने उसको बचा रखा है, तो उसके नाम के आगे EW लग जाता है, यानी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब वनों में विलुप्त। और ऐसे ही कोई एनिमल अगर दुनिया से ही चला गया है, उसके नाम के आगे EX लग जाता है, मतलब अब सिर्फ इसकी बातें रह गई है, ये एनिमल ही खत्म हो गया है। तो ऐसा ही एक एनिमल है द ग्रेट ऑक। हिंदी में भी इसका नाम यही होगा, द ग्रेट ऑक। और जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम की, वो लोग जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे वो लोग भी याद रखना कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं। द ग्रेट ऑक एक बर्ड था, ये कभी भी उड़ नहीं पाता था, तो ऐसे बर्ड्स को बोलते हैं फ्लाईलेस बर्ड। और ये बर्ड पेंगुइन जैसा था, और ये बर्ड कोई जमाने में हुआ करता था, हमारा जो आज का टॉपिक है वहीं पे ग्रीनलैंड में रहा करता था। क्या ऐसे और भी एनिमल्स थे? बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके नाम के नीचे EX मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप टाइगर देखते हैं, आप देखिए जाके तस्मानियन टाइगर सर्च करके देखना, तो एक ऐसा टाइगर मिलेगा जो है तो टाइगर, लेकिन उसके ऊपर लाइन अलग तरह की है और छोटे साइज का है। तो ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर आप देखे हैं कभी ऐसे ऐसे, तो ऑस्ट्रेलिया के यहां इस एरिया में आपको तस्मानिया मिलेगा। तो एक कैप्टन एबल तस्मान हुआ करते थे, उसके नाम पे इनका इसका नाम पड़ गया तस्मानिया। तो तस्मानिया में एक टाइगर होता था जो दुनिया के बाकी टाइगर से अलग होता था। कोई जमाने में एक ही तस्मानियन टाइगर बचा था धरती पे, और वो जू में था। तो जिस टाइम वो जू में था, तो बताओ उसकी कैटेगरी क्या रही होगी? उस टाइम उसकी कैटेगरी रही होगी EW। क्यों? क्योंकि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, कि वो अब जंगल में नहीं रहा है, जंगल से लुप्त हो गया है। बाद में वो जो जू में बचा था वो भी मर गया। जब वो भी मर गया तो वो आ गया EX की कैटेगरी में। ऐसे ही जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम्स की, उनको पता होगा कि एक बर्ड और है जिसका क्वेश्चन आता है, डोडो। कई बार क्वेश्चन आता है कि डोडो क्या था, तो डोडो बर्ड भी एक बर्ड हुआ करता था, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया, इसका शिकार कर करके खा गए, इसको उड़ना नहीं आता था। ये इसके साथ भी हुआ। अब देखो, ये ग्रीनलैंड की बात आ गई। अब ये क्या चीज है? तो ये जो लिखा है मैंने, ये ज्योग्राफी में आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये है क्या। तो पहले तो हमें इसका प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं फेल्ड, FJELD है, बट इसको बोलते हैं फेल्ड। फेल्ड एक्चुअल में क्या होता है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये जो स्कैंडिनेवियन रीजन है, यहां पे जो हिली एरिया होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है फेल्ड। तो आपसे कोई पूछे कि फेल्ड क्या होता है, आपको कहना है हमारे यहां जैसे पहाड़ियां होती हैं,
ऐसे ग्रीनलैंड में जो अपलैंड्स होती हैं, हिल्स होती हैं, उनको बोल देते हैं फेल्ड। और ऐसे ही कोई पूछे जॉर्ड क्या होता है या फ्योर्ड क्या होता है, इसके दो नाम हो जाते हैं, कई बार इसको जॉर्ड बोल देते हैं, कई बार इसको फ्योर्ड बोल देते हैं, फ्योर्ड। तो फ्योर्ड क्या होता है कोई पूछे, तो फ्योर्ड होती है खाई, ट्रेंचेस, है ना। तो कोई भी एरिया जो है वहां पे बहुत ज्यादा इस तरह की स्ट्रक्चर्स जब होती हैं तो उसको वहां पे फ्योर्ड बोल देते हैं। तो जब भी ग्रीनलैंड की न्यूज आप न्यूज़पेपर में पढ़ें, कोई भी न्यूज जिनमें से हम बहुत सारी न्यूज आज हम बात करने वाले हैं, तो आप सबसे पहले ये याद रखें कि ग्रीनलैंड जो है वो इस तरह से कटी फटी जमीन वाला एरिया है। अब इसमें कहीं भी ऐसे कट लगा होता है वो बन जाता है फ्योर्ड, और जहां कहीं भी ऊंची लैंड होती है, ऐसे ऐसे हिल होती है, तो उसको बोल देते हैं फेल्ड, है ना। ये बात हो गई बेसिक वाली। अब देखते हैं कि भाई चल क्या रहा है दुनिया में। तो ध्यान से सुनना, जो ट्रंप बाबा हैं, डोनाल्ड ट्रंप, ये इनकी आदत है, सुर्खियों में ये रहते ही हैं हमेशा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ध्यान से सुनना, कि अगर सबसे पहले देखो, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी, यूएसए की सिक्योरिटी जो है, यूएसए की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीनलैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट देते हैं। दो स्टेटमेंट इनके पढ़ लो, दिमाग में बैठ जाएगा पूरा किस्सा क्या है। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया हिला दी। 8 और 9 जनवरी वाली जो रात आती है उसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या स्टेटमेंट देते हैं, कि ये बोलते हैं कि हमारे पास आर्मी वाला ऑप्शन भी है अगर वैसे नहीं दे रहे तो। अब ये बात क्यों आई कि आर्मी वाला ऑप्शन भी है, तो पहले थोड़ा सा ग्रीनलैंड को समझिए, उसके बाद ये फिर इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका स्टेटमेंट, और इनके यहाँ के जो दूसरे ऑफिसर्स हैं उनका सबका स्टेटमेंट समझ में आएगा। और ये भी पता लगेगा कि डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये क्यों कहा है कि वी विल शूट फर्स्ट एंड देन वी विल आस्क क्वेश्चन लेटर। मतलब डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर बोल रही हैं, हम पहले गोली मारेंगे फिर पूछेंगे कि बताओ क्या काम था। आखिर इतनी बात क्यों चल रही है, व्हाट इज दिस। तो अब देखो ध्यान से सुनना इसको। हुआ क्या है कि ये जो ग्रीनलैंड की बात मैं कर रहा हूं, पहले ये देख लेते हैं कहां पे है ग्रीनलैंड। तो जिन लोगों को पता है वो अच्छे से जानते हैं, जिनको नहीं पता वो देख लो कि भाई जो कनाडा है, और जो मैं ये कहूंगा कि नदर्न हेमिस्फीयर जो है, उसमें कनाडा के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो यहां पे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, ये क्वेश्चन जीके के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये कई बार प्रश्न आता है। तो आपको आंसर देना है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, कि ठीक है साहब। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल कितना है। अब इसका इसलिए हमें याद होना चाहिए कि सबसे बड़ा द्वीप है, तो दुनिया में जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी चीजें हैं उनके क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एग्जैक्ट नहीं पता हो तो भी चल जाएगा, आपको याद रखना है अप्रोक्सीमेटली 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है साहब। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रीनलैंड जो है इसकी कैपिटल क्या है, तो आपको याद रखना है ग्रीनलैंड की कैपिटल सिटी जो है उसका नाम है नूक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिंदी में ऐसे याद रखना ना, नूक। तो अब तक मैंने 3 बातें बताई, तीनों फटाफट रिवाइज कर लो। ग्रीनलैंड कहां पर है, कनाडा के किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है, उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्रीनलैंड जो है इसकी राजधानी क्या है, ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल कितना है, ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल अप्रोक्सीमेटली 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अब ध्यान सुनना, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अपना जो कंट्री है उसका आप जानते हो जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का एरिया है। 32,87,263 किलोमीटर में हम लोग रहते हैं अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ लोग। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं तो ग्रीनलैंड का एरिया भी कम नहीं है, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें कितने लोग रहते हैं पता है, अप्रोक्सीमेटली 60,000 लोग बस। सोचो, मतलब इतने बड़े एरिया में इतने कम लोग रहते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इसकी लोकेशन। अब आप जानते हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को बोलते हैं धरती के रेफ्रिजरेटर।
तो जो ग्रीनलैंड है, अब इसको अगर जूम किया जाए इधर ऐसे, ये ग्रीनलैंड है मान लो, इसको जूम किया ऐसे, तो जैसे ही जूम किया इसको, तो आपको पता लगेगा कि ग्रीनलैंड का जो जो पार्ट मैं रेड में कर रहा हूं, ये तो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इतना पार्ट तो हमेशा आइस से कवर्ड रहता है। तो इसका मतलब अगर इतना पार्ट आइस से कवर्ड है, तो इतना सा पार्ट वो है जिसके अंदर आदमी रहने की सोच सकता है। तो इसी वजह से जो ग्रीनलैंड है, उस ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन इतनी कम है। अब अगर यहां पे पॉपुलेशन इतनी कम है और इतना बड़ा बंजर इलाका पड़ा है, तो इसके लिए अमेरिका क्यों लड़ रहा है? इसके लिए डेनमार्क को आने की क्या जरूरत है? बिकॉज डेनमार्क तो कहां, यूरोप में बैठा है। ये तो हम बात कर रहे हैं अटलांटिक की, ठीक है, अटलांटिक एक साइड आर्कटिक है, यहां पर डेनमार्क का क्या सीन है? तो ध्यान से सुनना, यहां पे अगली चीज जो आपको याद रखनी है, अब तक इंपॉर्टेंट नहीं थी बट अब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज है कि जो ग्रीनलैंड है वो हमेशा आदमी नहीं रहता था वहां पे। हुआ क्या, वहां पे सबसे पहली बार ऐसा कहते हैं, जो लोग यहां पे आए, जो लोग यहां सेटल हुए, याद रखना आए का मतलब अंदर आए, तो यहां से याद रखने के लिए बता रहा हूं, इनुइट पीपल, इनुइट, इनुइट लोग जो थे वो यहां आए। कि कब आए? अप्रोक्सीमेटली 4000 साल पहले, आज से 4000 साल पहले इनुइट लोग, इनुइट यहां लिख देता हूं मैं, इनुइट लोग जो थे ये सबसे पहले डेनमार्क में, ग्रीनलैंड में आके सेटल हुए। डेनमार्क अभी आएगा सीन के अंदर। फिर उसके बाद दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है, ध्यान से सुनना, 1814, 1814, अब ईयर याद नहीं भी रहे तो चलेगा, 1814 ये ना, हाँ, 1814 के अंदर डेनमार्क जो था, डेनमार्क ने बोला कि जो ग्रीनलैंड है वो मेरा उपनिवेश है। उपनिवेश मतलब मेरी कॉलोनी है। सो इन 1814 डेनमार्क अनाउंस दैट ग्रीनलैंड इज माय कॉलोनी। कि ठीक है साहब, अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या कि डेनमार्क ने 1814 में, अब डेन लोग जो थे वो इंडिया में भी कोशिश की थी उन्होंने कब्जा करने की। अब यूरोप की कंट्री है डेनमार्क, 1814 की बात हो रही है, ठीक है, वो कब्जा कर लेती है आके इस सूने आइलैंड पे जिसका नाम है ग्रीनलैंड। अब उसी टाइम, उन्हीं दिनों, जो यूके है, जिनको हम गोरे बोलते हैं, अंग्रेज लोग बोलते हैं जिनको, उनका कब्जा हुआ करता था, जिसको आज बोलते हो यूएसए, उन दिनों था पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, इस पे कब्जा हुआ करता था। तो ये चलता रहा इनका। बाद में आपको पता है अमेरिका आजाद हो जाता है, और फिर चलते 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 बहुत सालों बाद 1940s में क्या होता है आपको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब द्वितीय विश्व युद्ध। अब पढ़ते पढ़ते दिमाग में ये एकदम से क्विकली आना चाहिए बैकग्राउंड में, अगर मैं पूछ लूं कि बताओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, बताओ कौन सी ट्रीटी जो थी उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, कौन सी ट्रीटी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव रखी थी। ऐसे सवाल बैकग्राउंड में चलाया करो अपने दिमाग को, है ना, मतलब पढ़ाई कर रहे हो, यहां से सेरिब्रम गर्म होना ही चाहिए, तभी पता लगेगा कि यस पढ़ाई चल रही है। क्वेश्चंस खुद से खुद ही पूछा करो, इतने पूछा करो कि बस दिमाग को आदत पड़ जाए कि यस ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी उसमें क्या होता है कि डेनमार्क यूरोपीय कंट्री है, और आपको पता है यूरोपियंस बहुत कमजोर हो गए थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर डेनमार्क वीक पड़ गया था। और जब डेनमार्क वीक पड़ गया था तो उस टाइम डेनमार्क की हेल्प करी थी एक तरह से यूएसए ने। एक्चुअल में तो ऐसा कहते हैं कि यूएसए ये नहीं चाहता था कि रशिया जो है उसका इस पे कब्जा हो जाए। अब रशिया की नजर इस पे थी तो यूएसए गया, और यूएसए ने ग्रीनलैंड को सिक्योरिटी दी। अब यूएसए ने ग्रीनलैंड को सिक्योरिटी दी, और ग्रीनलैंड जो है बंजर इलाका था, यूएसए को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था बहुत ज्यादा, तो इसलिए बाद में वापस से ग्रीनलैंड कब्जे में आ गया डेनमार्क के। ठीक है, तो यहां मैं बजाय इस एरो को इधर गोल घुमाने के ऐसे लिख देता हूं, अगेन क्लेम्ड बाय डेनमार्क। तो मतलब आज भी दुनिया के इस हिस्से में एक ऐसी जगह है जिस पे दावा है, जिस पे कब्जा है, किसका? डेनमार्क का, जो कंट्री है यूरोप की।
यूरोप की कंट्री की एक लैंड अमेरिका के पड़ोस में पड़ती है, ऐसे समझ लो। अब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ और चीजें हुई। वो क्या चीजें हुई, अब ध्यान से सुनना। अब हो क्या रहा है कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड में कौन से लोग सबसे पहले सेटल हुए थे। तो आपके दिमाग ने रिकॉल कर लिया होगा कि सर ने हमें बताया था इन आए थे। तो इन आए थे मतलब कौन से लोग, इनुइट लोग। तो ग्रीनलैंड की जो पॉपुलेशन है उसमें आज भी ज्यादातर लोग इनुइट लोग हैं। इनुइट लोग इतने ज्यादा हैं कि अप्रोक्सीमेटली 80 से 90% पॉपुलेशन वहां की इनुइट लोगों की है। और कितनी पॉपुलेशन है, अभी मैंने बताया था आपको कि साहब अप्रोक्सीमेटली 60,000 है। तो अगर 60,000 टोटल पॉपुलेशन है डेनमार्क की, वो ग्रीनलैंड की, नॉट डेनमार्क, तो उस डेनमार्क की ग्रीनलैंड की टोटल पॉपुलेशन में से 80% अगर मैं लगाऊं तो मैं ये कहूंगा कि 48,000 लोग जो हैं वो आज भी इनुइट लोग हैं। अब सुनना ध्यान से, इनुइट लोग जो हैं वो कहते हैं कि सर हम ग्रीनलैंड के निवासी हैं। अब ये कह रहे हैं हम ग्रीनलैंड के रहने वाले हैं। और ये क्या बोलते हैं, इन्होंने एक नारा दिया इनुइट लोगों ने, ये लोग एक स्लोगन लेके आए। और स्लोगन क्या था, ये कह रहे हैं ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। एक और वहां पे पॉपुलर स्लोगन है, वो भी बहुत फेमस है और बहुत न्यूज में आता है, नहीं आगे भी आएगा। वो क्या है, ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू ग्रीनलैंडर्स। कि ग्रीनलैंड ग्रीनलैंडर्स का है या ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड के लोगों का है, ये बोलते हैं। अब इनका ये कहना है कि हम इनुइट लोग क्या बोलेंगे, ये कहते हैं कि हम यूरोपियन नहीं हैं, वी आर नॉट यूरोपियंस। अब इस बात की वजह से डेनमार्क को यह डर लगता है। अब आपको पता होगा डेनमार्क जो है वो यूरोपियन कंट्री है, डेनमार्क में यूरोपियन लोग हैं, नंबर वन। नंबर टू, डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। नंबर थ्री, डेनमार्क नेटो का भी मेंबर है। नेटो को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि ऑर्गेनाइजेशन मतलब संधि संगठन। ठीक है। अब जो डेनमार्क है, डेनमार्क वालों को यह डर सता रहा था कि यार ऐसा नहीं हो कि जो इनुइट लोग हैं ये कल को अमेरिका की हेल्प लेके वैसे ही हमारे अगेंस्ट खड़े नहीं हो जाएं, जैसे अमेरिकी लोग जो थे वो फ्रेंच आर्मी की हेल्प लेके या उनके मोटिवेशन से गोरों के खिलाफ खड़े हो गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो इस चीज को टालने के लिए या डेनमार्क ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क के अगेंस्ट क्रांति ना करें, इसलिए डेनमार्क वालों ने क्या किया, 2009 में 2009 में एक घोषणा की, एक अनाउंसमेंट किया। और वो घोषणा क्या थी, वो घोषणा थी कि जो ग्रीनलैंड है वो एक स्वायत्त जगह है। स्वायत्त का मतलब कि ये हमारा अब उपनिवेश नहीं रहा, कि ये हमारा हिस्सा है, बट ये लोग स्वायत्त हैं, ये लोग ऑटोनॉमस हैं। कि कैसे, तो डेनमार्क कह रहा है कि ग्रीनलैंड वाले लोग जो हैं वो खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे, ग्रीनलैंड के लोगों में इलेक्शन भी होंगे, और तो और ग्रीनलैंड के लोग जो हैं वो अपने सारे कानून कायदे खुद बनाएंगे। ठीक है। लेकिन ये जो घोषणा थी ये बिल्कुल वैसी थी जैसे अंग्रेज लोग 1935 के अंदर हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आए थे, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और जिसको नेहरू जी और बाकी जो लीडर थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। रीजन, उन्होंने कहा था इसमें पूर्ण स्वराज नहीं है। कि क्यों नहीं है, तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो वो कह रहे हैं कि हम देंगे नहीं आपको। तो आज भी ग्रीनलैंड के जो कानून है उनमें मोस्ट ऑफ द चीजें जो है ग्रीनलैंड के लोगों के पास है। ग्रीनलैंड में इलेक्शन होते हैं, ग्रीनलैंड वाले अपना लीडर खुद चुनते हैं, ग्रीनलैंड वालों की कैपिटल खुद की है। कौन सी कैपिटल है, जरा सोचो दिमाग के अंदर, एक सेकंड में नाम याद आ रहा है क्या, एन से था, याद करो, है ना। हाँ जी बिल्कुल, नूक। अब ध्यान सुनना, अब क्या होगा कि ग्रीनलैंड की इतनी सारी चीजें इसके पास है, लेकिन डेनमार्क क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेनमार्क बोलता है कि ग्रीनलैंड वालों की जो डिफेंस है, उनकी जो सिक्योरिटी है,
वो हम देखेंगे। डेनमार्क वालों की फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी हम देखेंगे, यानी विदेश नीति जो है वो भी हम देखेंगे। तो यहां से एक तो एग्जाम्पल मिल गया, अगर पॉलिटिकल साइंस की थियोरीज पढ़ी हैं कभी कि संप्रभुता जिसको कहते हैं, सॉवरेनिटी, कि क्या पूर्ण सॉवरेनिटी है क्या इनके पास, तो पता लग गया होगा। जिस राष्ट्र की विदेश नीति स्वतंत्र नहीं होती उसे एक संप्रभु या संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र नहीं बोल सकते। तो इसलिए ही जो ग्रीनलैंड है वो राष्ट्र नहीं है, वो एक द्वीप है जो किसके अधीन है, डेनमार्क के अधीन है। अब यहां कहानी का एक चैप्टर पूरा होता है। इतने में आपको इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि क्या कहानी है ग्रीनलैंड की। अब ग्रीनलैंड एक बंजर जमीन है। अब बंजर जमीन जो है उसको जब देखते हैं तो लगता है यार इसमें ऐसा क्या पड़ा होगा ग्रीनलैंड में। अब ग्रीनलैंड के दिन बदल रहे हैं। ग्रीनलैंड के दिन बदलने कौन आ रहा है, तो ग्रीनलैंड के दिन बदलने के लिए आ रही है गर्मी। आप कहोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, गर्मी से किसी के दिन कैसे बदल सकते हैं। यहां गर्मी का मतलब है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि ये जो डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कह रहे हैं ना कि दुनिया का औसत तापमान बढ़ रहा है, उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की जो बर्फ है, मैं यहां लगा देता हूं एरो, आइस शीट्स हैं यहां पे, बर्फ की चादरें जो हैं वो मेल्ट हो रही हैं, पिघल रही है बर्फ। अब ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है। ग्रीनलैंड की बर्फ जब पिघल रही है तो जब भी बर्फ पिघलती है तो होते हैं एक्सपोज ऑफ मिनरल्स। वहां पे जो खनिज होते हैं मिट्टी के अंदर उनका पता लगता है कि यहां पे कौन कौन से खनिज हैं, यानी बर्फ पिघली और खनिज जो है ग्रीनलैंड के वो अब सामने आने शुरू हुए। अब खनिज जब सामने आए तो वहां पे धीरे धीरे एक या दो एक्टिव माइन भी शुरू हुई। अब जो खनिज सामने आए उनमें क्या क्या था, खनिज में शुरू के अंदर मिलना शुरू हुआ दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का रूबी। रूबी देखा होगा एक पत्थर होता है। फिर रूबी में भी कौन से वाला, पिंक रूबी दुनिया का बेस्ट यहां मिलना शुरू हुआ। बट यहां कहानी अभी बाकी है। फिर थोड़े टाइम बाद ग्रीनलैंड के दिन और बदले। और कैसे बदले, फिर ग्रीनलैंड में आई एक गुड न्यूज। जैसे पुराने टाइम में गांव में होता था ना, बच्चा होता था तो थाली बजाते थे, ऐसे लड़का होता था ना ऐसे थाली पीटते हुए ऐसे जाती थी औरत, ऐसे डर करके गेट तक जाएगी, फिर पड़ोसियों के जाएगी, फिर इधर उधर कोई जगह छत पे चढ़ के थाली बजाएगी जोर जोर से, कि क्या है कि गुड न्यूज है। और आज भी 21वीं सदी में भी हॉस्पिटल में बेटी हो जाती है तो माएँ कई देखी है मैंने, रोती हैं हॉस्पिटल में बैठ के। ठीक है, ऐसे ग्रीनलैंड वालों के यहां बेटा कब हुआ, ग्रीनलैंड वालों के यहां बेटा हुआ, पता लगा कि ग्रीनलैंड की जमीन में है यूरेनियम। अब ध्यान देने वाली बात यह है यूरेनियम अकेला नहीं मिला, ग्रीनलैंड की लैंड में मिला थोरियम। अब जैसे मेरे पास डॉग है और मैं जब भी कभी उसको ट्रीट देने के लिए, उसके एक अलग बिस्किट आते हैं छोटे छोटे, वो डब्बा खोलने के लिए उस रूम में जाके उस डब्बे को टच करता हूं ना, तो डब्बा नहीं खोलता उससे पहले वो खड़ा होता है वहां पे ऐसे दुम हिला रहा होता है। ठीक ऐसे दुनिया में कहीं भी थोरियम या यूरेनियम दिखता है तो एक वहां पे कंट्री है वो तुरंत पहुंच जाती है। कंट्री का नाम है चाइना। अब चाइना वाले यहां खड़े मुस्कुरा रहे हैं लाइक दिस। आंखें थोड़ी बड़ी बना दी मैंने, छोटी बना देते हैं उनकी आंखें क्योंकि चाइना वाले हैं ना। अब चाइना वाले ऐसे देख रहे हैं, ऐसे बाहर आंखें निकाल निकाल के। अब क्योंकि यूरेनियम और थोरियम मिल रहा है तो इधर यूएसए वाले भी खड़े हैं। यूएसए वालों की भी नजर यूरेनियम पे और थोरियम पे, के देखते हैं कुछ काम का मिलता है तो अपन कब्जा लेंगे। अब इधर एक और कंट्री है, यूएसए जब जब आता है तो वो भी आके खड़ा हो जाता है। अब ये कौन सी कंट्री है, पता लग ही गया होगा, ये है हमारे रशियन भाई लोग। तो अब डेनमार्क पे तीन कंट्री की नजर, रशिया की नजर, यूएसए की नजर और तीसरे नंबर पे चाइना की नजर। अब सबको लग रहा है कि ये लोग इसलिए देख रहे हैं कि यूरेनियम और थोरियम मिलेगा। अब यूरेनियम और थोरियम वहां पे मिला, बट पता लगा कि यूरेनियम और थोरियम बहुत ज्यादा नहीं है।
नॉट इजी टू एक्सट्रैक्ट। रीजन, 80% बर्फ के नीचे दबा पड़ा है, खर्चा बहुत आएगा। तो यूएसए जो है वो हो गया साइलेंट कि इससे सस्ता तो हमें कनाडा में मिल जाएगा, इससे सस्ता तो हम कोई अफ्रीका की कंट्री को अटैक करके पकड़ लेंगे अपने अंदर, वहां से मिल जाएगा। रशिया जो था ये भी हो गया साइलेंट। चाइना वाले देख रहे हैं ये भी गया ये भी गया, अब लोगों को लग रहा है चाइना भी चला जाएगा। चाइना जाता है सीधा नई जो गवर्नमेंट बनी थी ग्रीनलैंड में उनके पास, कि ग्रीनलैंड वालों कि हाँ जी हमें आपके यहां माइनिंग करनी है। कि सर थोरियम यूरेनियम नहीं नहीं, हम तो कुछ और ही ढूंढेंगे। कि क्या ढूंढोगे? कि आपके यहां हम REE खोजेंगे। अब REE क्या होता है? तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके चेहरे पे तो स्माइल आ गई होगी कि भाई ये जो ट्रायंगल बना रशिया यूएसए डेनमार्क वाला चाइना वाला, तो REE जहां भी आएगा वहां तो सबसे पहले चाइना आएगा। REE क्या होते हैं? REE होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और याद हो तो इस पे तो अपन 2 या 3 क्लास पहले भी पढ़ चुके, बार बार इनका जिक्र आता है। रेयर अर्थ एलिमेंट में क्या मिला? वहां पे नियोडीमियम मिला, जिससे मैग्नेट बनती है। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नियोडीमियम से बनती है। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, 2 मैग्नेट के बीच में अगर कोई आदमी अपना हाथ डाल दे, वो दोनों मैग्नेट यूं भिड़ेंगी, हाथ को कुचल देंगी आपके। 2 नियोडीमियम की बड़े साइज की मैग्नेट अगर एक दूसरे के चिपक गई, आप उनको अलग नहीं कर सकते। रीजन, रेयर अर्थ एलिमेंट की मैग्नेट सबसे स्टेबल मैग्नेट होती हैं। अब इन मैग्नेट्स का प्रेसियोडीमियम हो, गैडोलिनियम हो, यूरोपियम हो, कोई सा भी रेयर अर्थ एलिमेंट हो, ठीक है, टर्बियम हो, इनकी कभी कद्र नहीं थी। कब तक नहीं थी? क्या मैग्नेट का करेंगे क्या? फिर दुनिया में आंधी आई, आपको याद होगा, ईवी की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं उनमें होता क्या है भाई? वही तो कार है जो बचपन में बनाई है हमने, ऐसे 4 पहिए लगे हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इनमें इंजन तो है नहीं। एक तो लगती है बैटरी और 4 लगती है मोटर। और मोटर जितनी बढ़िया मैग्नेट वाली होगी उतनी ही कम बैटरी खाएगी, उतनी ही लंबी बैटरी चलेगी। और ज्यादा अच्छी मैग्नेट किससे मिलती है? नियोडीमियम से। तो एकदम से दुनिया में डिमांड आ गई रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। अब थोड़े टाइम पहले आपने पढ़ा होगा कि यूएसए जो था, यूएसए में ट्रंप ने लगाया था टैरिफ, जिसको बोलते हैं ट्रंप टैरिफ। ट्रंप टैरिफ यूएसए ने डाला था चाइना के प्रोडक्ट्स पे, यूएसए ने डाला था इंडिया के प्रोडक्ट्स पे। रीजन क्या था? चाइना जो था, चाइना के पास इस दुनिया के रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ईवीज और सोलर पैनल, और इन्हीं की आजकल दुनिया में चर्चा है। और तो और चिप जो बनते हैं वो भी उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। चिप यूएसए खुद बना लेता है, सोलर पैनल यूरोप से ले आता है, लेकिन ईवी यूएसए बना रहा है। बना कौन सी कंपनी रही है? टेस्ला बना रही है, ठीक है। ईवी पे काम गूगल भी कर रहा है, एप्पल भी कर रहा है। अब ईवी जब बनेगा जब आपके पास REE होगा, और REE की सप्लाई चाइना के पास है। चाइना कह रहा है मेरे पास अगर REE है तो मैं यूएसए को क्यों दूंगा अगर टैरिफ लगा के रखोगे तो। अब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे। जैसे ही टैरिफ लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट देना बंद कर दिया। रेयर अर्थ एलिमेंट देना बंद कर दिया तो जो एलोन मस्क जैसे लोग हैं जिनका टेस्ला बनना बंद हो गया, उन्होंने जाके डोनाल्ड ट्रंप का कॉलर पकड़ लिया कि तेरे को चंदा इसलिए दिया था हमने, इसलिए प्रेसिडेंट बनाया है तेरे को। अब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ तो कम किए, बट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यार ढूंढो रेयर अर्थ एलिमेंट अपने चारों तरफ कहां है। तो पता लगा रेयर अर्थ एलिमेंट ग्रीनलैंड में है। और ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ एलिमेंट में 80%, 80% माइन जो है वो अगले कई सालों तक चाइना के पास है। अब चाइना जहां लगा हुआ है वो कैसे छोड़ देगा? तो पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर किया जो ग्रीनलैंड की सरकार है कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है। अब ग्रीनलैंड वालों के 80% पार्ट पे जो है बर्फ जमी हुई है, वो पैसे के लिए डेनमार्क के बजट पे डिपेंड करते हैं। डेनमार्क वाले अपने बजट में से एक बहुत बड़ी ग्रांट उनको देते हैं, पैसा देते हैं, सहायता देते हैं। अब जैसे ही ये कहानी चली तो डेनमार्क वाले जो थे उन तक न्यूज गई कि ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे ऑफर किए हैं।
तो उसी टाइम डेनमार्क वालों ने टेबल बजा के कहा ऐसे कि ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का आत्मसम्मान है। जैसे फिल्मों में नहीं होता कि हमें खरीदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, पैसे देके क्या क्या खरीदोगे साहब, ग्रीनलैंड हम नहीं बेचेंगे। अब ग्रीनलैंड वाले जो लोग हैं उनको डेनमार्क ने अब की बार बजट बड़ा सारा दे दिया, वहां पे अपने गार्ड वगैरह भी लगा रखे हैं उन्होंने। वहां जो डेनमार्क ग्रीनलैंड की जो जगह हैं जहां 56,000 लोग रहते हैं, 2-4 शहर हैं, वो आपस में सड़कों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। सड़क बनाते हैं उसके ऊपर बर्फ आ जाती है, तूफान आते हैं बहुत जबरदस्त वहां पे, तो वहां पे वो स्लेज वाली गाड़ी होती है ना, कुत्ते खींचते हैं, जिसको मूवीज में देखा होगा, उससे आते जाते हैं लोग। तो अब डेनमार्क ने अनाउंस किया कि भाई हम इसको जो है बड़ा सारा बजट देंगे। चाइना बीच में आया उठ के कि अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पे दिक्कत इंफ्रास्ट्रक्चर की आ रही है कि हाँ जी। तो चाइना कह रहा है अरे 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 सुनो सुनो कि हाँ हम बना देते हैं सड़कें। अब डेनमार्क वाले चाइना वालों को कह रहे हैं तुम तो रहने ही दो, श्रीलंका में सड़कें बना के दी थी, आधा श्रीलंका तुम्हारा है। पाकिस्तान वालों को सड़क तुमने बना के दी थी, आज पाकिस्तान वालों के पास कुछ भी नहीं है खुद का, सरकार किसकी बनेगी वो भी डिसाइड नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तक जेल में पड़ा है उनका। क्यों? तुमने सड़क बनाई थी, तुम रहने ही दो सड़क बनाने को। भूटान में तुम गए थे बनाने, भूटान वाले इंडिया के पास आए थे, इनको रोको, हमारे यहां सड़क नहीं बनानी, तो तुम तो रहने ही दो। अब चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है वहां पे, यूएसए को रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में यूएसए ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट को खरीदना चाहता है, ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम पैसे नहीं देंगे। अब इस पूरे खेल में एक और आदमी एंटर हो रहा है, वो कौन है? रशिया। रशिया जैसे एंटर हो रहा है, चाइना कह रहा है यार तू क्यों आ रहा है मेरा गेम बिगाड़ने। रशिया कह रहा है नो 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 नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मिनरल्स, ये खोदने वोदने का काम तुम करो, मिट्टी तुम निकालो, अपन को इंटरेस्ट नहीं है, तो तेरे को किस में इंटरेस्ट है? तो रशिया एक नया ही गेम लेके आता है। रशिया कहता है यार देखो थोड़ा सा है ना, हम अलग तरह से सोचते हैं। कि क्या सोचते हैं? थोड़ा दुनिया को अलग तरह से देखो, ऐसे ग्लोब देखते हो ना वैसे मत देखो, ऊपर से देखो इसको, ऊपर से टॉप व्यू। कि टॉप व्यू में क्या दिख रहा है? अरे भाई टॉप व्यू में आर्कटिक ओशन दिख रहा है कि हाँ आर्कटिक ओशन के इस साइड ही तो पूरा रशिया है कि हाँ। अब वो कह रहे हैं बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है मतलब यहां से नया रूट निकल रहा है भाई। अच्छा, तो इसका मतलब तुम बात कर रहे हो कि ग्रीनलैंड से आइसलैंड और आइसलैंड से यूके, यूरोप, इस पूरे सिस्टम को जोड़ दोगे तुम? कि यस। तो जो रशिया है उसका इंटरेस्ट इसमें इसलिए आ गया है कि नया यहां पे रूट निकल रहा है। अब इस पूरे खेल के अंदर यूएसए के पास कुछ बचा नहीं, और यूएसए को पता लगा यार ना तो रेयर अर्थ एलिमेंट हाथ में आएंगे, ना ये रूट हाथ में आएगा, यहां तो एक ट्रायंगल बन रहा है। अब एक साइड यूएसए, एक साइड रशिया, एक साइड डेनमार्क। अब इस पूरी कंडीशन के अंदर जो यूएसए है उसने अनाउंस किया कि हमारी सुरक्षा के हित में अगर जरूरत पड़ी तो हम ग्रीनलैंड में अपनी फौज भी उतारेंगे, मतलब हम ग्रीनलैंड पे हमला भी कर सकते हैं। जब इन्होंने ऐसा कहा तो उस टाइम पे जो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि भाई आप अगर ऐसा कर सकते हो तो याद करो जब कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर शीत युद्ध किस किस के बीच में? रशिया और अमेरिका के बीच में जब चला करता था, उन दिनों हमारे यहां एक लॉ आया था, 1952 का लॉ था, जिसमें हमने ये ऑर्डर दिए थे कि हम पहले गोली मारेंगे उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे अगर आप यहां घुसे हो तो। नंबर 1। नंबर 2 ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हम पे अटैक किया तो नेटो खत्म करवा देंगे हम। नंबर 3, ये जो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर हैं वो अब रशिया जो है वो इनडायरेक्टली इसके सपोर्ट में है। याद रखना इनडायरेक्टली, वैसे इनकी यूरोपियन यूनियन की कंट्री से बन ही नहीं सकती, बट मैंने कई बार बताया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, ओनली वन थिंग इज परमानेंट। बट डायरेक्टली ये चली गई और इसके सपोर्ट में आ गए हैं फ्रांस, इसके सपोर्ट में आ गए हैं जर्मनी कि यस ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू ग्रीनलैंडर्स। अब इस पूरे खेल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक नई बात बोली है। उन्होंने कहा है कि वैंस साहब हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी कंट्री जो है वो हमारे बीच में नहीं आ सकती। कि क्यों? कि डेनमार्क और यूरोप को, ये डेनमार्क और यूरोप की गलती है। कि क्यों? कि ये ग्रीनलैंड को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और फिर इनके एक ऑफिसर आए और धीरे से आके बोल के चले गए, मिलर नाम है उनका, कि कोई भी कंट्री आके बीच में खड़ी नहीं हो सकती। अगर यूरोप की कोई भी कंट्री चाहेगी वो बीच में खड़ी नहीं हो पाएगी, यूएस अपनी आर्मी उतार देगा। तो कुल मिला के ग्रीनलैंड में बहुत टेंशन चल रहा है।
रिसोर्सेस का टेंशन है, और लोग बातें करनी शुरू कर दी हैं कि यार देखो कितनी कंट्रीज और हैं जिनको निशाना बनाएंगे ट्रंप साहब। वेनेजुएला, उससे पहले आपको याद हो तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, हर जगह दो ही पर्पस होते हैं क्या आपके? रिसोर्सेज, किसी के पास पैसा दिखा तो अच्छा, नहीं तो नहीं। तो इन पूरी खेलों के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, इनसे रिलेटेड जो जो चीजें मेरे को लगी कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, वो मैंने शेयर की। होपफुली यू लाइक्ड इट, और नोट डाउन जरूर किया होगा। एक बार फिर से, प्रे फॉर द पीस, प्रे फॉर अ बेटर वर्ल्ड। जैसे ग्रेट ओक जो थे वो लुप्त हो गए दुनिया से, ऐसे कहीं ऐसा ना हो कि ग्रीनलैंड एक हुआ करता था और वो आज टेंशन वाली जगह बन के बैठा है। वी डोंट नीड वॉर्स, वी नीड डेवलपमेंट। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।